हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 15th फरवरी 2023। जो हम न्यूज पे जो फोकस करने वाले हैं, विच आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर योर क्लैट, एलेट एंड ओलेट एग्जाम्स। You are requested now that you sit with the paper and copy and pen and to note down all the important points which I am going to discuss over here in this video, which will help you for answering the GK questions in the CLAT and ALET and or law entrance exam. So let's start with the news from the first page, that is about the wholesale inflation and then Roshni Act. Okay, so let's take the news. तो कल हमने जो है पढ़ा था about the consumer price index. You will remember about consumer price index. We read about it. Okay, that it is above the 6% mark. It is above the 6% mark. ठीक है, तो वी रेड अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, विच इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन होलसेल इन्फ्लेशन। ओके, एंड नाउ वी सॉ कि जब हमने कल जो पढ़ाई की थी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में, तो हमने ये देखा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट हैज इंक्रीज्ड। बट जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये डिक्रीज हुआ है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट इज नोन एज सीपीआई एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज नोन एज डब्ल्यूपीआई। ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडीज निकालती हैं। ये जो पब्लिकेशन ऑफ जो डेटा है ये मंथली बेसिस पे होता है, बट देयर आर टू डिफरेंट बॉडीज। सो फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिस इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, also known as Central Statistics Office, which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Now coming to Wholesale Price Index, this is released by the Office of the Economic Advisor under the Union Ministry of Commerce and Industry. Under the Union Ministry of Commerce and Industry. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है फूड। ओके, फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। द वेटेज इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्लेन्स द पैटर्न कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों घटा है। सो लेट्स कम टू द डिस्कशन. So if you will see here that India's wholesale price index it cooled further in January to a 2-year low of 4.73% from 4.95% in December, thanks to slight decline in manufactured products. Okay, price rise and fuel and power inflation. तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, फ्यूल है, पावर इन्फ्लेशन है, इनमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। इसीलिए जो WPI है वो दिसंबर के कंपैरिजन में कम हो गया है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे दैट जनवरी marks the 8th successive month of sequential moderation in wholesale inflation since it peaked at 16.63% in May 2022. ओके, सो यहाँ पे ये रीज़न है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, पावर है, फ्यूल है, इसमें प्राइस डिक्रीज हुआ है। बट इफ यू विल सी इन्फ्लेशन इन फूड एंड प्राइमरी आर्टिकल्स इट हैज हार्डन्ड सिक्वेंशियली, मतलब इट हैज इंक्रीज्ड सिक्वेंशियली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें फूड एंड प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो क्योंकि उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड। बट इफ यू विल सी द WPI जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्राइस राइज डिक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई WPI हैज रीच्ड। ओके, सो वी विल फॉलो ऑन दिस अबाउट मोर ऑन द एडिटोरियल आर्टिकल। तो एडिटोरियल में जब हम जाएंगे तो वी विल स्टडी that this very high consumer price index, okay, at this point of time is very detrimental to India's growth also. So it is like कि अगर consumer price index जो है that is called as retail inflation, अगर आपका वो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि दैट इट ऑलवेज इरोड्स ओके कंज्यूमर्स सेविंग्स। ठीक है ना,
अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो एसेंशियल गुड्स का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा, तो अगर वो इंक्रीज होगा तो जो कंज्यूमर सेविंग्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो जो डिमांड होता है इकोनॉमी में, okay, that also decreases of some other goods, the demand also decreases, and then what happens that this decrease in demand has detrimental impact on industrial output because इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या वो नए इक्विपमेंट्स नहीं खरीदना चाहते, और या तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज देयर इज सप्रेशन ऑफ डिमांड। सो दैट्स वाई आरबीआई जो है इट इज़ फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द रिटेल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। Now coming to the next news, anti-encroachment drive in J&K halted after center steps in. तो जम्मू एंड कश्मीर में मंथ लॉन्ग एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था विच हैज़ बीन नाउ halted. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे that this encroachment it was carried out based on the court order of October 9, 2020, which directed that details of scarce land in unauthorized occupation should be disclosed on the government website along with the names of the beneficiaries under the रोशनी एक्ट। इस रोशनी एक्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट विच इज़ नोन एज रोशनी एक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन J&K हाई कोर्ट इट हैड ऑर्डर्ड इन 2020 टू स्क्रैप दिस एक्ट विच इज़ कॉल्ड एज रोशनी एक्ट। ठीक। सो नाउ हाउ एक्ट विच इज रिलेटेड टू ओनरशिप ओवर लैंड दैट इज ओन्ड बाय स्टेट इज नोन एज रोशनी एक्ट। तो इसमें क्या कनेक्शन है? सो सी दिस रोशनी एक्ट, जो रोशनी एक्ट हम कह रहे हैं इट वॉज पास इन 2001। तो यहाँ पे क्या था कि जो गवर्नमेंट लैंड थी जिन पे एंक्रोचमेंट हो चुका था, ओके, द गवर्नमेंट लैंड विच वॉज एंक्रोच्ड दे वर गिवन ऑक्यूपेंसी राइट्स, दे वर गिवन ऑक्यूपेंसी राइट्स। ठीक। अब ये ऑक्यूपेंसी राइट्स गवर्नमेंट देगा बट गवर्नमेंट विल कलेक्ट अराउंड ₹25,000 crore while giving occupancy rights, and this ₹25,000 crore was to be used for development of hydel power project, okay, for the development of hydel power project. That's why so it is related with electricity, that's why it is called as रोशनी एक्ट। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? रोशनी एक्ट। ठीक। सो the Jammu and Kashmir High Court it had given order in 2020 to scrap this act, okay, so that's why the eviction drive was going on. The next is IT team survey BBC offices over violation of laws. So यहाँ पे income tax department it has conducted a survey at the offices of British Broadcasting Corporation in Delhi and Mumbai over a charge of deliberate non-compliance with Indian laws including transfer pricing rules and diversion of profits illegally. तो यहाँ पे देखेंगे कि BBC it was in news, okay, for releasing a two-part documentary that is India the Modi question pertaining to 2002 Gujarat riots and incumbent Prime Minister Narendra Modi's years as Prime Minister, okay. तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्री थे इसके ऑनलाइन सर्कुलेशन पे या रिलीज पे गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगाया हुआ है। द नेक्स्ट इज एरो इंडिया 2023। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था एरो इंडिया 2023 में ये येलाहंका एयरफोर्स बेस बेंगलुरु में कंडक्ट हो रहा है। इट इज़ द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, ओके। द एम इज टू शोकेस द इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स हैज़ एडेड 2 more एयरक्राफ्ट टू इट्स फ्लीट एट एरो इंडिया 2023, okay. One of them is heavy bomber the B-1B Lancer which is also called as Bone, and this Bone or B-1B Lancer it carries the largest conventional payload of both guided and unguided weapons in the United States Air Force, ठीक है। Then it is also considered as the backbone of America's long range bomber force. The next is fossil and time। तो यहाँ पे हमने ये कल भी डिस्कस किया था अबाउट वन बिल दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022।
सो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि जो इस बिल में जो पावर दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो सारा पावर जो है वो एक बॉडी को ना देके दिस पावर शुड बी गिवन टू दी एक्सपर्ट्स ऑल्सो। ओके, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी पावर होना चाहिए और कुछ पावर्स जो एक्सपर्ट्स, एक बोर्ड बनना चाहिए एक्सपर्ट्स का, उस बोर्ड के पास भी कुछ पावर होने चाहिए। सो दिस इज द बिल विच हैज बीन पायलटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट these geoheritage sites, they give the idea of the evolution of earth surface, evolution of India, कि जैसा कि अगर आप देखेंगे कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी द हिमालयाज, so they are also the outcome of convergence of Gondwana land and Eurasian land. Okay, then there are many, if you will see that there are many sites which can give us the idea about the evolution of Indian landform. So there are like deserts of Kutch, Gujarat, Deccan traps in Maharashtra. They bear witness to the forces that has shaped the diverse geography. Okay, so that's why the bill aims to preserve these geo heritage sites. तो यहाँ पे क्या है कि that the bill give the Director General of Geological Survey of India the power to declare sites as having geo heritage value, then taking the possession of relics like fossils and rocks which are important for studying the evolution of the Indian landform. Then it prohibits construction 100 meters around such site and penalized with fine of up to rupees 5 lakh and possibly imprisonment. Okay, then like vandalism, defacement, violations of the directives by the Director General of GSI, all these things are covered. Okay, so now what the experts are saying, the experts are saying that the absolute vesting of powers in the GSI alone may impede paleontological research. ठीक है, so they demand a more inclusive body on the lines of National Geo Heritage Authority, means they are saying कि सारा पावर जो है वो GSI को ना दो, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाओ विच इज कॉल्ड एज नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी दैट कैन मोर ड्रामेटिकली डिसाइड ऑन डिक्लेयरिंग साइट्स एज बीइंग ऑफ जियो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. ओके, the next news is about Ladakh, a fragile region which needs autonomy. तो अगर हम देखेंगे that since 19th century, early 19th century, Ladakh, which is more culturally near to Tibet, okay, which is more culturally near to Tibet, but it has been brought under JNK. ठीक है, Jammu and Kashmir means at that time it was ruled by Dogra kings. It was ruled by Dogra kings. तो जो जर्नल थे डोगरा किंगडम में, जोरावर सिंह, he annexed Ladakh into Jammu and Kashmir, okay, way back in 1830s. Got it? उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लद्दाख में ये जो ऑटोनोमी है, the quest for autonomy is their long pending demand. It is their long pending demand. Now what has happened is that Ladakh, it was under the administration of Jammu and Kashmir, but in 2019 Ladakh was made as a separate union territory. ठीक है, Ladakh was made as a separate union territory but without legislature, without legislature. तो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो लद्दाख के जो यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे राधा कृष्ण माथुर, he has offered his he has tendered his resignation to the president. Okay, so that news is also important. Now coming back to the Ladakh, तो यहाँ पे जो है इनको ये जो the quest for autonomy is going on. Fine. So they always wanted to be separate from JNK. So making Ladakh as a separate union territory in 2019, it satisfied some of their demand. बट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि दैट नाउ सिंस इट हैज बिकम द यूनियन टेरिटरी, so the inhabitants of Ladakh, they are realizing that now they are being ruled from Delhi. Okay, so that's why now they are demanding that Ladakh should be included under sixth schedule of the constitution. तो जो सिक्स schedule है वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन या ऑटोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल है. इसमें चार स्टेट्स कवर होते हैं, सिक्स शेड्यूल में चार स्टेट्स कवर होते हैं. सो दिस स्टेट्स आर लाइक मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा,
एंड असम। तो इसमें जो होता है वो गवर्नर को पावर होता है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश्ड to administer these areas with strong autonomy. So that's the demand which is being rising in Ladakh, that they should be given autonomy under 6th schedule. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि that since 1995 the Ladakh has had an autonomous hill district council with the aim of enabling locally determined development. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिमांड है वो यही है कि that locally determined development, कि वहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस में वहाँ के लोगों की आवाज़ हो, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ऊपर से थोपा ना जाए या कुछ डाला ना जाए, ठीक है. सो दैट हैज़ बीन देयर मेजर डिमांड. नाउ कमिंग टू लेवरेजिंग J&K's लिथियम रिजर्व्स. तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर के सलाल हाइमीना एरिया में, विच इज़ इन रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इन्फर्ड रिसोर्सेज ऑफ लिथियम. सो इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना अगर रिजर्व्स अगर इंडिया के पास है, दैट इट इज मोर देन व्हाट चाइना हैज. ओके, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, जो हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है. तो अगर हम देखेंगे जो लिथियम आयन बैटरीज है, ओके, दे आर यूज्ड इन विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, सो दे आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी. तो अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, वो कहती है दैट डिमांड फॉर क्रिटिकल मेटल्स सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय नियरली 500% बाय 2050. ओके, बट अगर आप इंडिया का पोजीशन देखेंगे, सो इंडिया करेंटली इंपोर्ट्स ऑल ऑफ इट्स लिथियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, एंड 70% ऑफ इट्स लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग. फाइन. नाउ ये जो लिथियम रिजर्व्स है, अगर इंडिया जो है वो लिथियम के सप्लाई के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बट अगर 5.9 मिलियन टन का जो इन्फर्ड रिजर्व है, अगर वो इंडिया के पास अगर है, अगर उसको एक्सप्लोर किया जाता है, then that can help India's government's plan of 30% electric vehicle penetration in private cars, 70% for commercial vehicles and 80% for two to three wheelers by 2030. Then it will also strengthen India's national mission on transformative mobility and battery storage as well. Okay? अच्छा, अगर आप देखेंगे कि आज के ज़माने में वर्ल्ड में क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, so we can see that China, it controls 77% of the global lithium-ion battery manufacturing capacity, and it is home to 6 of the world's 10 manufacturing companies. ओके, तो यहाँ पे जो है लिथियम आयन में फिर लीडर कौन हुआ? लिथियम आयन में it is China. China is the leader. But now there are several countries which are planning to break this hegemony of China, which includes US, Canada, India, and other countries. Okay, including Australia. So they are trying to diversify their imports from other countries. Okay, तो इंडियन गवर्नमेंट का देखिए एक प्लान है, that is called as Rare Earth Mission, to exploit the country's critical mineral reserves, which account for 6% of the world's rare earth reserves. Okay, now the new discovery has more geostrategic implications considering the geopolitical sensitivity of its wider location. तो यहाँ पे ये है कि मतलब जो रिजर्व है, इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, दो इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू रीजन. ओके, बट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर itself the witness of historical cross-border tensions between India and Pakistan, insurgency and terrorism. So if the local population is not meaningfully engaged in extracting this lithium ion project, then the resulting tension could introduce new frontiers of socio-environmental conflict. अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे. फाइन. तो यहाँ पे देखिए जो लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन ओपन पिट माइनिंग फॉलोड बाय रोस्टिंग द ओर. तो इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड 15 टन्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड फॉर एवरी टन ऑफ लिथियम extracted. The next is about how we can help the local population. Okay, so if you see that employment in mining may not fully offset the consequences on local agriculture, animal husbandry and tourism. ठीक है, which are the main source of income in the region of Jammu and Kashmir. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि there is one fund which is called as District Mineral Foundation, okay, which was established under Mines and Minerals Act 1957 in 2015.
तो जो DMF है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो फंड है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस में कुछ फंड्स जाती है, दैट फंड इज यूज्ड फॉर लाइवलीहुड जनरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच हैव बीन इम्पैक्टेड बाय माइनिंग। ठीक है, बट अब यहाँ पे DMF में भी एक चैलेंज है। तो एक CAG ऑडिट हुआ था मई 2022 में। वहाँ पे देखा गया कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफ बोकारो, धनबाद एंड रांची incurred an expense of rupees 1,568 crore from DMF funds without identifying the areas affected by mining or a list of affected people. Okay. Now coming to Chat GPT, जिसके बारे में बहुत बात चल रही है, Chat GPT। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Chat GPT जो है, जो प्रोजेक्ट है, इट वाज समवेयर बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो Chat GPT को जो डेवलप किसने किया है, OpenAI ने। फाइन। सो यहाँ पे इसको अब गूगल कैसे चैलेंज कर रहा है। ठीक है, सो गूगल हैज ऑल्सो कम अप विद गूगल बार्ड। गूगल बार्ड, तो जो गूगल बार्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लामड़ा टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन लामड़ा टेक्निक। So now what is this Lambda? So it is the language model for dialogue applications which is built on transformer architecture. Okay, so full form of Lambda is language model for dialogue application। मतलब कि जो गूगल बार्ड है या चैट जीपीटी है, तो इसमें आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन टाइप करते हैं, फिर आपको जो है वो रिप्लाई आता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका सर्च है वो बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक हो जाता है। और इट आज जो अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ लिंक्स आ रहे हैं, वो लिंक्स को आप खोलते हो, फिर उसको आप रीड करते हो, तब आपको टॉपिक समझ में आता है। आप समझो कि आपको कुछ भी खोजना हो, ठीक है ना, आपने वो टाइप किया, लिंक्स आ गए, साथ में उसके बारे में एक सारा इंफॉर्मेशन बगल में आ गया। ओके, तो ये दैट विल बी एनेबल्ड बाय चैट जीपीटी और गूगल बार्ड। Coming to army set to close around 80 deals worth rupees 15,000 crore, says General Pandey। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आर्मी मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ है, इट विल बी रिलेटेड विद डिफेंस एंड स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस में आर्मी मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि दैट नियरली 80 डील्स वैल्यूड एट रुपीज 15,000 करोड़ ओके हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द आर्मी। और यहाँ पे दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। देखिए यहाँ पे फिर क्या क्या है। तो सी, ऑन द हेलीकॉप्टर फ्रंट, द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको प्रचंड भी कहते हैं, ओके, was more versatile in its maneuverability and lightweight, and so is more suitable for the mountains. Okay, then the next is the army is slated to receive AH-64E Apache attack helicopter in February 2024. Then one of the weapon systems on the LCH and the Advanced Light Helicopter ALH is Helena। तो यहाँ पे कभी कभी देखिए फुल फॉर्म्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। Okay, so if you see the full form of Helena, so it is helicopter mounted Nag, which is developed by DRDO. So Helena trials, this had been success and they were looking at integration of Helena on the platform. उसके बाद Army is also set to receive indigenous light utility helicopter. Okay, so it will be used for reconnaissance and surveillance. It is going to replace Cheetah and Chetak, which are already in service. Now there has been an agreement between Air India and Boeing. Okay, Boeing and Air India, they had reached an agreement under which the airline will purchase 220 planes from Boeing. So okay, so this is very important, okay, from the aviation sector। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 10th schedule। सो नाउ व्हाट इज दिस 10th schedule? ठीक है, एंड व्हाई इट इज इन न्यूज। तो अगर आप देखेंगे 10th schedule, ठीक है, so it is related with anti-defection। ठीक है, anti-defection। now what is defection? डिफेक्शन का मतलब होता है दैट व्हेन एनी इलेक्टेड मेंबर चेंज हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। ठीक है, इसको कहते हैं डिफेक्शन। फाइन। सो डिफेक्शन जो है, इट इज प्रोहिबिटेड बाय द एंटी डिफेक्शन लॉज, ओके, विच आर पार्ट ऑफ द 10th schedule। अब यहाँ पे डिफेक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? दैट इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर्स इफ दे मर्ज विद अदर पार्टी, ठीक है ना, इफ दे मर्ज विद अदर पार्टी और लीव द पेरेंट पार्टी,
तब इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है, दैट इज द रूल। अब ये डिफेक्शन के केसेस डिसाइड कौन करता है, ठीक है ना, हु इज द एजुकेटिंग बॉडी फॉर डिफेक्शन, देन दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन, ठीक है, दे आर द वन हु डिसाइड्स ऑन द इशू ऑफ डिफेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो इंडिया में देखा जा रहा है कि सपोज देयर इज अ लेजिस्लेचर एक्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी एंड ही स्विच हिज अलायंस टू अ पार्टी विच इज इन पावर, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डिफेक्शन है कि नहीं है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर, ओके, एंड इफ स्पीकर डिलेज इन टेकिंग द डिसीजन, ओके, so the objective of the act cannot be carried out, so that is the problem। so यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र में है, that यहाँ पे जो फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, he has said in the Supreme Court that there is a need for larger bench to examine the subversion of 10th schedule, okay। so he is talking about the sweeping discretion available to speakers in deciding the cases of disqualification of legislatures if need a relook by larger bench। The next is Nikki Haley announces 2024 US presidential bid। So यहाँ पे देखिए आपको इनका पॉलिटिकल पार्टी रिमेंबर करना पड़ेगा। निक्की हेले, शी इज द फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस, ओके, शी हैज अनाउंस्ड फॉर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट इन 2024 फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। So she is challenging the candidacy of another Republican candidate, Donald Trump। Now, see, in meeting with Raisi, she wants unswerving support। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने अफगानिस्तान के टाइम भी डिस्कस किया था, सो यहाँ पे देखिए ईरान जो है इट इज रीलिंग अंडर वेस्टर्न सैंक्शंस, इट इज रीलिंग अंडर वेस्टर्न सैंक्शंस, ठीक, एंड ईरान हैज रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब ईरान जो है इट इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब that here they are talking about now more friendship with China and Russia, China and Russia, okay। so यहाँ पे जो ये जो मीट है it is going to further the Iran's more integration with East, that is China and Russia। Now coming to the news which we have done, that India will require, see, two news are related, that first is India will require 2210 new airplanes by 2041 according to Boeing, okay। and now if you will see that Air India on Tuesday has announced a 470 aircraft order with Airbus and Boeing, including 260 wide body planes, okay। so the order comprises 40 Airbus and 20 Boeing, 10 Boeing 779 wide body aircraft, ठीक है, फाइन। तो बोइंग जो है वो तो आपको समझ में आ गया, ये यूएस की कंपनी है, एयरबस जो है ये स्पेनिश कंपनी है। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.